अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा था घर पे? आई रिपीट, लास्ट वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने, मैंने आप लोगों को उसका वो दिया था ना, स्क्रीनशॉट, और मैंने कहा था कि एक बार घर पे जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था, करेक्ट? जी मैम। जी मैम। किया। और कितने लोगों ने ऑनेस्टली करा है? मैम मैंने किया था। रितिका? और सेकंड क्वेश्चन किया था रितिका? हाँ जी मैम। ओके, समझ में आ गया था वो? यस मैम, मैंने आपको चैट बॉक्स में डाउट भेजा है। मुझे वो डाउट है 2 क्वेश्चन के बीच में मैम, प्लीज सोल्ड गुड्स आप टू लास्ट। कैश एंड सोल्ड गुड्स टू रामलाल। हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। सेकंड वाले क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट? मैं 1 मिनट निकाल देती हूँ आपका क्वेश्चन। सुपर हैकेथॉन एड्रेस। अख्तर, आपने करा था? अख्तर? अख्तर, हाँ। आपने करा यस था? मैम, आवाज आ रही? हाँ बताओ, आपने करा था? हेलो मैम। हाँ बोलो। अख्तर, आपकी हाँ आवाज आ रही है, मैम, बताओ। तो था। अब ये डिस्कस करने के बाद पता चलेगा मैंने सही करा है कि नहीं। नहीं तो आपके पास तो इसका आंसर भी था ना? हाँ, अब ठीक है मैम, आवाज आ रही? आ रही है आवाज, अख्तर बोलो। यस नहीं, आपके पास इसका सोल्यूशन भी तो दिया था मैंने आप लोगों को। मैम, ये बोलो मैंने करा तो है अब। यस मैम, हाँ हाँ। ये वाला कराया था ना, दूसरा वाला? ये वाली दी थी मैंने कि दूसरी? क्या? हाँ मैम, यही हाँ हाँ। इसमें कौन सी एंट्री बोल रहे थे आप? कौन से वाले में डाउट है? मैम इस आंसर में मुझे कोई डाउट नहीं था, वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी तो उसमें डाउट था मुझे, जो मैंने आपको भेजा है। ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने जब कैश में गुड्स बेचे हैं, है ना, तो आपके पास क्या आया? मैम कैश। कहाँ से आया? कैश आया मैम। दिखा कहाँ से आया? सोल्ड, गुड्स को सोल्ड कर दी। तो एंट्री क्या हुई? मैम कैश डेबिट हो गई। हाँ, कैश टू सेल्स। कैश हमारा डेबिट क्यों हुआ? कैश कौन सा अकाउंट है, और उसमें रूल लगाओ और फिर बताओ मुझे। मैम रियल अकाउंट है कैश। रियल वो अकाउंट का डेबिट, रूल क्या होता है? रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गो आउट। हम्म तो कैश इज कमिंग, यस मैम। तो कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स इज गोइंग आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर ओके है? मैम। मैम अब दूसरे वाले में देखो क्या हो रहा है। रामलाल को गुड्स बेचे हैं आपने। हम्म रामलाल को गुड्स बेचकर आपने उसको, देखो, एक तो आपने कैश में बेचा था, लेकिन यहाँ पर आपने सोल्ड गुड्स टू रामलाल है। इसका मतलब क्या हुआ? अख्तर, आप बताओगे?
मैम रामलाल पर्सनल अकाउंट हो गया ना? रामलाल तो पर्सनल अकाउंट हो गया, लेकिन आपके लिए वो देनदार है, लेनदार है? तो हम उसे मतलब दे रहे हैं। मतलब रामलाल को आपने क्रेडिट में सामान दिया है, तो आप उससे पैसा लोगे या दोगे? मैम लेंगे। लेंगे। तो आपके पास पैसा आएगा? हाँ जी मैम। कहाँ से आएगा? रामलाल से। तो रामलाल आपका एक डेटर है। डेटर वो होते हैं जिनसे आपको पैसा मिलना है। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको आपको पैसा देना है ना? तो क्या एंट्री बनी है बताओ। अब मैंने लॉजिक बता दिया, अब एंट्री तुम बताओगी मुझे। आपको आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या एंट्री मिली है बताओ रितिका। यस मैम। आपको आपके पास इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, राइट? रितिका, आपने हाँ जब जी मैम। प्रैक्टिस किया, जब आपने प्रैक्टिस किया था, आपने क्या एंट्री करी थी? इसकी आंसर मैम नहीं, मैं हम्म कंफ्यूज हो गई तो मुझसे हुई नहीं थी दोनों क्वेश्चन के बीच में। एक मिनट, ये एंट्री मैंने कराई थी, आप लोगों को नहीं कराई थी क्लास में? ये वाली तो नहीं थी मैम शायद। हाँ, ये वाली नहीं थी। ओके। एनीवेज, कराइए नहीं कराइए, सिंपल सी बात है। रामलाल मेरा एक डेटर खड़ा हो गया, कैश नहीं आ रहा, रामलाल अकाउंट डेबिट, जो मेरा डेटर खड़ा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों हुआ ये? लॉजिक नहीं समझ में आया अभी तक? देखो, रामलाल को गुड्स मिल रहे हैं, रामलाल रिसीवर है और हम उसके गिवर है। ठीक है, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, तो हमने सेल्स करी है, लेकिन वो सेल्स क्रेडिट पे है। क्रेडिट पे है, इसका मतलब रामलाल मुझे पैसा देगा, तो कैश तो वैसे भी नहीं आ सकता इसमें। ठीक है जी, हाँ जी मैम। है ना? तो हमारे पास ये पैसा क्रेडिट में है, यानी कि क्रेडिट में आएगा, मतलब पैसा आएगा। ये डेबिट जो है, मेरे डेटर्स जो है मेरे, ये रामलाल है। रामलाल जो है मुझको पैसा देगा, तो रामलाल मेरा एसेट्स और सेल्स मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? सेल्स से आ रहा है। क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ रितिका? कुछ कुछ मैम हुआ, हुआ? क्लियर हो गई। ठीक है, चलो। बाकी सबको कोई और डाउट इस अब तक जितना कराया है हम लोगों ने? जितना हम लोगों ने अभी तक करा है, उसमें कोई डाउट? ओके। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट पढ़ा था, राइट? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अख्तर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या यस होती है? मैम। यस मैम। मेरा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 4 आप एक्सप्लेन करो। और मुझे इसका एग्जांपल चाहिए।
इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हो गया जो रेंट क्या हो गया? दृष्टि आप बताओ। मैम जितना मुझे लगता है कि डायरेक्ट कॉस्ट तो वो हो गया ना, मतलब जो पैसा हम मंथली खर्चा करते हैं, लाइक लेबर पे हो गया, या फिर जैसे कि आपका ने बोला रेंट पे हो गया, ये वाला। और जो एनुअली खर्च करेंगे वो डायरेक्ट नहीं है। नहीं, वो भी डायरेक्ट ही है, पता नहीं। रितिका? मैम रितिका? डायरेक्ट जो हमारी मतलब डायरेक्टली यूज हो रहे हैं, गुड्स, लेबर, जो जिन चीजों के कॉन्टेक्ट में हम डायरेक्ट रखते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जो एनर्जी इन्वायरमेंट का यूज होता है हमारे मैन्युफैक्चर में, वो सब। चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ तुम लोगों से। तुमने बोला कि जो इनडायरेक्ट है जैसे कि एनर्जी एनवायरमेंट, बिजली का प्लांट देखा आपने? बिजली बनती है जो डैम्स वगैरह से। जी मैम। हम्म। जी मैम। वहां पे मेन मेरी कॉस्टिंग किस बात की है? इलेक्ट्रिसिटी की मैम। हम्म। वो पानी के डैम में ही बन रही होती है ना बिजली, करेक्ट? क्या कहते हो? हाँ जी मैम। तो वो जो पानी मेंटेन किया जा रहा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है? क्योंकि मेजर कंपोनेंट तो उसका वाटर हुआ, वो इलेक्ट्रिक सेटिंग हुई, वही सब हुआ ना डैम के अंदर। तो वहां पे जो लेबर उसको चला रही है, मेंटेन कर रही है, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। राइट और रॉन्ग? जी मैम। तो फिर अब वहां पे वो जब वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, फिर वहां पे इनडायरेक्ट क्या हुआ? तुम तो कह रहे हैं एनवायरमेंट इनडायरेक्ट है, वो तो एनवायरमेंट से ही प्रोड्यूस हो रही है। देखो, कभी भी किसी बिजनेस के अंदर देखना, जो जो चीज आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और उस कॉस्ट का जो पोर्शन है वो मेजर चंक रहेगा, उस कॉस्ट का जो पोर्शन है वो मेजर का चंक रहेगा टोटल कॉस्ट के अंदर, वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि मैंने बिजली के काम में जो मैंने बताया, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे एनवायरमेंट ही आपका मेन कॉस्ट है, जिसको आप उस एनवायरमेंट के बेनिफिट को उठा के ही तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो ना। तो आपके लिए वो वाटर, उस वाटर को कंज्यूम करना, उस वाटर का फ्लो, उस वाटर के अंदर उस डैम का कंस्ट्रक्शन, उस डैम की कॉस्ट, वो सारी चीजें आपकी डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पे इम्पैक्ट डाल रही है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इनडायरेक्ट उसके लिए वो हो गई, जैसे उसके लिए अगर हमने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है जहां से इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये ना कोई एडमिन जॉब हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ फाइलिंग हो रही है, कुछ रिटर्न्स बन रहे हैं, कुछ छोटा मोटा फाइनेंसेस अप्रूव करवाने के लिए वहां पे आपने टेलीफोनिक उसके लिए आपने एक स्टाफ रखा है, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई उसमें। लेकिन वही काम अगर अब जैसे आपने बोला फॉर एग्जांपल टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो वहां पे अगर आप पानी अपने एम्प्लॉयज को पिला रहे हो तो वो पानी वहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो आपकी टी शर्ट की प्रोडक्शन में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर, उस फैक्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको पानी चाहिए कंज्यूम करने के लिए, पीने के लिए, तो वो पानी जो आप बाहर से मंगवा रहे हो, पानी की बॉटल्स, कैंस, उसकी कॉस्ट भी आपके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डाल रही है।
आया समझ? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी लैपटॉप बनाती है, तो लैपटॉप की जो मेन कॉस्ट है वो लैपटॉप बनाने वाले लोग, लैपटॉप बनाने में जो आपका मटेरियल जाएगा, और लैपटॉप बनाने लैपटॉप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्टिंग है आपकी। लेकिन अगर लैपटॉप का मैं कवर बोलूं, लैपटॉप का अगर मैं कैप मतलब ये पैकेजिंग बोल दूं, ये तो बिल्कुल इसका मतलब कितने की पैकेजिंग हो, अगर 1 लाख रुपए का लैपटॉप है उसमें पैकेजिंग कितने की होगी, मैक्सिमम 100 रुपए की। भाई बल्क में अगर हम लेके चले 100 रुपए की पैकेजिंग होगी, है ना, वो जो कवर ओवर चल लग रहा है, पॉली लगेगी उसके ऊपर, 100 रुपए की आ जाएगी। तो वो जो 100 रुपए हैं दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट इट इज अ वेरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपका वो जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग है ना, वो आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी आपके प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट पे। अब समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस? यस मैम। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो, या अपने आप से कोई एग्जांपल बताओ मुझे। अख्तर अब बताओ मुझे कोई एग्जांपल। अख्तर, अगर ऐसे साइलेंट रहोगे तो फिर फायदा नहीं है। दृष्टि, अपने आप से कोई मैम एग्जांपल सोचो। हाँ, कोई एग्जांपल सोचो, फिर मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफिकेशन बताओ। मैम डायरेक्ट कॉस्ट पर अगर मैं मेरा कोई कंपनी है, वहां पे अगर मेरा फ्यूल लग रहा है, अगर मैं बताऊं, तो वो फ्यूल हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, और क्या बना इन रहे हो, प्रोडक्ट क्या है आपका? देखो, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई आप मैम कोई मशीन, भी अगर कंपनी, मैम कोई भी अगर जैसे कि मैं अगर कोई राइस मिल अगर मैं बनाऊं कोई, तो वहां पे मशीनरी वगैरह चलने के लिए तो पावर चाहिए ना। हाँ तो वो पावर जो होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। हाँ, और फिर चावल बनने के बाद वो जो पैकेज होगा, उसका जो पैकेजिंग होगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है। क्या बना रहे हो आप, चावल, राइस? चावल, हाँ राइस, हाँ राइस। ओके, तो राइस में आप फ्यूल कैसे डायरेक्ट कॉस्ट बता रहे हो? नहीं मतलब मशीनरी वगैरह चलने के हाँ लिए तो हाँ फ्यूल हाँ, लगेगा ना। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। और पैकेजिंग आप बोल रहे हो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, फेयर इनफ, राइट एग्जांपल। ओके, ओके। एनी अदर एग्जांपल फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल से बताओ, अपनी इंडस्ट्री से बताओ, मेडिकल इंडस्ट्री से बताओ। नहीं, फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन जो बन रही है, तो जो मेडिकल मेडिकल मेडिसिन बनने के लिए जो कंपोनेंट है, जो उसका फॉर्मूला है, देन उसको जी बनाने हाँ, के हाँ जी मैम, लिए, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है। और हाँ वो जो पैकेजिंग वगैरह हो रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है। हाँ, पैकेजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और ऑल्सो जैसे मार्केटिंग सर्विसेज कर रहे हो आप उसका, या आप उसके लिए सेल्स प्रमोशन के लिए आपने कोई कैंपेन चला दिया है ना, जो जिसकी जी, कॉस्ट बहुत नॉमिनल सी है, तो वो भी आपका, या आप गांव में आपने 3-4 वर्कर्स भेजे, उनसे उस दवाई के बारे में बात करी, पता चले, हाँ। एक्सप्लेन किया, हाँ, तो वो सब चीजें मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, उस जिसकी जो, अगर वो 10% से ज्यादा की कॉस्टिंग दिखा रही है प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्ट में आ जाती है। ठीक जी है, मैम। जी मैम। अब सबको क्लियर हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये मैंने जी इसलिए मैम। समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब फिक्स और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स का एग्जांपल या वेरिएबल का एग्जांपल तो आप लोग दे सकते हो, बहुत इजी है, हमने करा था। हम्म, ये कौन बताएगा मुझे फिक्स एंड वेरिएबल?
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्या फर्क है दोनों में? दृष्टि? मैम वेरिएबल कॉस्ट तो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो होता है। नहीं वो तो ठीक है, वेरिएबल और फिक्स का नेचर क्या है, किस वजह से वो फिक्स होगा या फिर वो वेरिएबल होगा? मैम फिक्स कॉस्ट तो हमारी वो होती है जो हमारे आउटपुट से चेंज नहीं होती, जो हमारे मतलब आउटपुट से आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती। और करेगी वेरिएबल नहीं करेगी मैम, नहीं करेगी, हाँ। और वेरिएबल? वेरिएबल हमारे आउटपुट पर डिपेंड करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करते हो, आपकी जो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, वो कम या ज्यादा होती है। लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, आप चाहे 0 यूनिट बनाओ, चाहे आप 1000 बनाओ, मतलब आप 100% प्रोडक्शन ले लो या 0% ले लो, आपकी फिक्स कॉस्ट एक पीरियड तक सेम ही रहती है। ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट कोई बताएगा मुझे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट लास्ट क्लास में क्या मतलब समझ में नहीं आया था क्या, या नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे? मैम इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। एक्स्ट्रा एज इन भी अगर हम किसी चीज की पैकिंग कर रहे हैं और वो पैकिंग खराब हो जाती है तो उसके लिए हमें उसे रिमूव करके दूसरी पैकिंग करनी पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। ठीक है। तो वो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाती है। हाँ, मतलब एक यूनिट, मतलब ये खराब है ना, उसका रीजन नहीं है। रीजन ये है, कोई भी एक एडिशनल यूनिट बनाने से, मतलब जब आप अपनी प्रोडक्शन को एक भी यूनिट बढ़ाते हो और उससे जो आपकी कॉस्ट में इम्पैक्ट आता है, जो चेंज आता है, जो इंक्रीज आता है, उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस, क्लियर? और संक कॉस्ट जो पास्ट में हो चुकी है ना, जिसका अब आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग के टाइप्स बताओ, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। मेजरली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? थ्रू दिस मेथड ओनली द वेरिएबल कॉस्ट इज एलोकेटेड, विच इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन। इट डज नॉट इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग की टेक्निक होती है जिससे हम कॉस्ट निकालते हैं, मगर उसमें सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट इंक्लूड करते हैं, हम फिक्स वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करते। जैसे अभी रितिका या दृष्टि ने बताया था हमें, जैसे हमने मंथली कोई खर्चे बेच रहे हो रहे हैं हमारे, तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग वाली मेथोडोलॉजी अपनाएंगे कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करने के लिए या कॉस्टिंग को मेजर करने के लिए, तब हम जितना भी मेरा वेरिएबल वाला पार्ट है जो वेरी करेगा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर है, कुछ मेरे वेरिएबल के एक्सपेंसेस हैं जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, उन सब का टोटल लेंगे, ना कि फिक्स का। फिक्स वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्लियर? नहीं आ रहा समझ? दृष्टि, रितिका, गाइस अगर प्रॉब्लम है, सब नहीं समझ में आ रहा, एक काम करो, मैं आपको 5-7 मिनट देती हूँ, आप इन चारों डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद जो आपको क्लियरली, फिर मैं एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूंगी, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं? एक मिनट गाइस, हाँ ऐसे कर सकते हैं? ठीक है मैम। पर इन चारों को बिल्कुल तसल्ली से, ध्यान से, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट मैं जितनी चीजें कवर कर रही हूँ ना, उसमें मेजरली मैं वो वाला पार्ट कवर कर रही हूँ जहां आप लोगों को अच्छे से एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो ये 4 में से कोई एक आ जाता है, स्पेशली आपका मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। ठीक है, इन चारों को एक बार पढ़ो।
I give you 10 minutes, but I will ask all of you with example to explain these things. मैं भी explain करूंगी, लेकिन आपके साथ मेरे को examples चाहिए. 10 minutes है आपके पास, 5 मिनट में पहले दो और 5 मिनट, तो 2.5 मिनट पर टॉपिक. ठीक है, चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ.
गाइस आर यू डन और नीड मोर टाइम? वैसे तो 2 मिनट है आपके पास अभी और। अख्तर, अख्तर यस मैम। पढ़ रहे हो? मतलब कोशिश आ रही, मतलब समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ समझ में आ रहा है इसको पढ़ के या नहीं? यस मैम, कुछ तो आ रहा है। ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। I'll give you 1 more minute. कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है, इसको छांटना है। अभी नहीं बात हाँ, मैं अपना काम करूँ। इसको वहाँ कोने पे रख दो उधर। अगला से अरे यार ये चीज से बैठी बहुत बेहतरीन चल रहा है के लिए। इसको उधर कर दो। ये क्या पड़ा है ना? गाइस करें? टाइम जी, तो मैम। ओवर ना? अच्छा ठीक है, देखो अख्तर अब ध्यान से सुनना। अख्तर, ओके मैम। ठीक है, देखो इसमें से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ज्यादातर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आता है, और थर्ड नंबर होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। इन तीनों में से मोटा मोटा एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ये कह देंगे कि ये जिसमें हम फिक्स कॉस्ट नहीं लेते उस कॉस्ट को क्या क्या बोलते हैं, मार्जिनल बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप क्या समझते हो। उसमें आपको छोटे छोटे 2 लाइन या 4 लाइन का एक वो बना के दे देंगे, मतलब 4 ऑप्शंस दे देंगे एक एक लाइन का, है ना। इस तरह से आपको, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो इसमें से क्वेश्चन है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर बनता है तो आपका शॉर्ट नोट या फिर एक मेन क्वेश्चन का आधा पार्ट इसमें से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना। पहला कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? इस मेथड के अंदर वो कॉस्ट जो वेरी करती रहेगी, जो बदलती रहेगी प्रोडक्शन के साथ साथ, मगर इसमें जो फिक्स वाला पार्ट रहता है, जैसे आपने एक बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग के अंदर आपने, आप फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के अंदर आपने सारे यूनिट्स, आपने उसके अंदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स भी दे रखे हैं, आपने उसके अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल रखा है, आपने उसके अंदर आई स्पेशलिस्ट सेंटर भी खोल लिया है। तो जब आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग मार्क होगी ना, सॉरी, जब आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग मार्क होगी, तो उस बिल्डिंग का खर्चा जो है ना, वो आप उसके अंदर नहीं लोगे, ठीक है। चाहे वो आपने फिक्स रेंट पे ले रखी है, या आपने लीज पे ले रखी है, या आपने परचेज कर रखी है, मतलब जो फिक्स वाला पार्ट है ना, वो आप नहीं लोगे इस कॉस्ट के अंदर। अभी क्लियर हुआ अख्तर? यस मैम। ठीक है। दूसरा बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये सबको क्लियर है? दृष्टि, कृतिका? जी मैम। ठीक है। दूसरा आ जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो टेक्निक होती है जहां पे, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मींस जितनी भी आपकी, चाहे आपकी फिक्स कॉस्ट है, चाहे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही है, वैसे वैसे जैसे कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम कॉस्टिंग में इंक्लूड करते हैं,
ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके। तीसरा बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कह रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब देखो सिंपल सी वर्ड से ही समझ में आएगा आपको। स्टैंडर्ड का मतलब है आपने एक सेट पैरामीटर बना दिया है कि इस चीज को बनाने की इतनी ही कॉस्ट आनी चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे है, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उतना मिनिमम आपको लगेगा, लेकिन इससे ऊपर है तो आपकी प्रोडक्शन के प्रोसीजर में या किसी काम में या आपके किसी लेबर की एफिशिएंसी में किसी भी चीज में गड़बड़ है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग अबव योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, सो व्हेन द कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स इन अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया कि इस फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि एक पर्टिकुलर दवाई को बनने के लिए मेरी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की कॉस्ट आती है, जिसमें आपका लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ मतलब जितना भी पैसा लगा रहा है उसकी जब हम कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पर यूनिट मेरी 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। तो अगर मेरी 110 की कॉस्ट आई तो फिर दृष्टि क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला 100 आनी चाहिए मगर 110 आई, इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टि? जी मैम। अगर आपने बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने की मेरी 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, जी ठीक है, मगर 110 रुपए की कॉस्ट आई है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा हुआ। खर्चा ज्यादा हुआ है भाई, सिंपल सी बात है, वेरिएंस आ गया 10 रुपए का। जी मीन्स जी अगर मेरा कोई लेबर मुझे एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बना के देता है ना, तो सारे लेबर्स उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, मतलब ये मेरा टेस्टेड और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। मीन्स इस चीज को बनाने के लिए इतनी ही कॉस्ट लगेगी, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे ऊपर जा रही है इसका मतलब मेरे या तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर में गड़बड़ है, या जो जिस लेबर ने मेरा प्रोडक्ट बना के दिया उसने ज्यादा घंटे लगा लिए हैं, या उसने उसके अंदर कंज्यूम किया हुआ मटेरियल जो लगना है उससे पहले थोड़ा खराब हो गया, उसने और एडिशनल मटेरियल उठाया उसके लिए। तो इस वजह से भी जो हमारा 10 रुपीज का है दैट इज योर वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी एमएनसीज हैं, या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर काम को करने की एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकाल के रखते हैं कि भाई इस चीज के लिए मेरी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसीजर्स के लिए भी कॉस्टिंग तैयार की जाती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मैं गाड़ी का असेंबलिंग करने का बिजनेस है मेरा फॉर एग्जाम्पल, एंड आई हैव टू असेंबल द पार्ट्स। असेंबल करने में कुछ बना नहीं रहे, हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, बट उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इकट्ठा करने के लिए भी जो भी मटेरियल की जरूरत है, जितना भी लेबर आवर्स की जरूरत है, जितना भी मशीन की आवर्स की जरूरत है, जितना भी वेयर हाउस में स्टोर करने की चीजों को जरूरत है, उसकी सबकी टोटल बना के फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए बननी चाहिए पर यूनिट। तो वो 1 लाख रुपए ही मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। अगर 1 लाख से नीचे है, जो जनरली नहीं होता, 100 ऑलमोस्ट 99.9 केसेस में नहीं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है दैट इज द बियर मिनिमम। एंड बियर मिनिमम के साथ साथ एक जो कंडीशन बनाया जाता है, जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम हो रहा है वो भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक लेबर है मेरा जिसको आप बाहर धूप में बिठा के काम करा रहे हो, एक लेबर है जिसको रूम के अंदर काम करवा रहे हो, तो जो बाहर लेबर बैठा है वो जल्दी थकेगा, है ना? Yes, जल्दी ma'am. थकेगा तो कम आवर्स लगाएगा काम में, कम आवर्स लगाएगा तो मेरे को उसको जो मतलब जो मुझे उसको पर डे का कॉस्ट देना पड़ रहा है वो तो सेम है, लेकिन उसके प्रोडक्टिव आवर्स कम रहेंगे। एक लेबर है जिसको आपने प्रॉपर वेयर हाउस के अंदर जहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और वो असेंबलिंग का काम कर रहा है, उसके पास वाटर फूड फैसिलिटी है, उसके पास एक अच्छा हाइजीनिक कंडीशन है काम करने के लिए, ऑब्वियसली वो अगर उसका 9 घंटे का जॉब है तो उसमें 7 घंटे वो काम कर लेगा, बिकॉज उसकी बॉडी उसको अलाउ करेगी इतना काम करने के लिए। दैट मीन जो उसके नंबर ऑफ आवर्स हैं, आप जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालोगे आप देखोगे कि लेबर के मेरे कितने आवर्स इसमें लगेंगे, 7 आवर्स, 9 आवर्स की टोटल कॉस्टिंग है, 8 घंटे की टोटल ड्यूटी, 8 घंटे के 8 घंटे तो काम करेगा नहीं, ब्रेक भी लेगा, खाना भी खाएगा,
आपने चलो 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी मानी कि 6 घंटे वो मेरे प्रोडक्शन के निकालेगा, उस 6 घंटे में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा। तो मींस आप जब अपनी कॉस्टिंग निकालोगे तो उन 6 आवर्स की कॉस्टिंग आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इंक्लूड करोगे। ठीक है, अब समझ में आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब? Yes, ma'am. कोई डाउट? कोई और एग्जांपल देगा मुझे इसका? कोई और एग्जांपल? अच्छा चलो इसको हम आपके वे में लेके चलते हैं। आपका जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है 40% या 33% या 35% जो भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर योर कोर्स, जनरल में अगर हम चलो स्कूल्स की बात करते हैं 40% पासिंग है ना? Yes, ma'am. तो इसका मतलब वो जो 40% है दैट इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग समबडीज परफॉर्मेंस, कि वो पास में जाएगा। अगर 40 से नीचे है तो फेल, 40 से ऊपर है तो पास। ऐसे ही कॉस्ट में मेरा अगर 40 पर यूनिट का कॉस्ट है तो 40 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब मेरे प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ है। फिर मैनेजमेंट बोलती है कि भाई तुम उस पर काम करो, बिकॉज आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ज्यादा कॉस्टिंग दिखा रहे हो अपनी, या तुम्हारी आ रही है इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्यों आ रही है? इट शुड नॉट बी। Yes, ठीक है, ma'am. ऐसे ही आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की बात करें, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबको समझ में आ गया। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग ये नहीं मानते कि हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब है कि एक्चुअल में कितना हुआ। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो हम लोगों ने एक आइडियल कॉस्ट बनाई होती है कि भैया चलो 10 रुपए की मेरी या 100 रुपए पर यूनिट की मेरी आइडियल कॉस्ट आएगी, यानी कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है which is determined in terms of actual cost and not predetermined standard cost। मतलब पहले से डिटरमाइन करी हुई नहीं, उस वक्त जब काम हो रहा है तब कितना बैठता है कॉस्ट, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एंड कॉस्ट आर डिटरमिन्ड ओनली आफ्टर इट इज इनकर्ड, जब हो जाती है तब माना जाता है कि हाँ ये कॉस्ट हो गई। एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो जब स्पेशली जब आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ प्रोसीजर्स वगैरह या किसी प्रोडक्ट को बनाने के, वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि जब हम न्यू फेज में रहते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि भाई कितना खर्चा हो गया या कितना पैसा लग गया इस चीज को बनाने के लिए, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, क्लियर? आज दृष्टि रीति का कोई आवाज नहीं आ रही, आज लंच नहीं करा तुम लोगों ने, क्या हो गया? क्या समझ नहीं आ रहा? एनर्जी डाउन है आज बहुत? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। पक्का ना? ठीक है, चलो कुछ और मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है मेरा यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में आप सिंगल यूनिट की कॉस्ट लेते हो कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है। सो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि जिनके हमारे आइडेंटिकल यूनिट्स रहते हैं, यानी कि यूनिट सेम रहेगा। जैसे मेडिसिन बनाई तो सेम मेडिसिन बार बार बन रही है, तो उस टाइम पर हम यूनिट कॉस्टिंग वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा। पर जहां पे मेरे प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो वेरी कर जाएगा, अलग है, कुछ चेंज है उसमें, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिट कॉस्टिंग। देन वी हैव जॉब कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, costs are as certain for each work order separately, as each has its own specification and scope, and tailor-made products are also get covered by this type of costing। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जॉब मतलब जो काम है, काम के बेसिस पे मेरी कॉस्ट डिटरमिन्ड होती है कि भाई ये कौन सा काम है, इस काम का कितना खर्चा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर गाइस? जी मैम। ठीक है, तीसरा वी हैव कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डन फॉर द जॉब्स दैट इन्वॉल्व हेवी एक्सपेंडिचर एंड स्ट्रेचेस ओवर लॉन्ग पीरियड एंड अक्रॉस डिफरेंट साइट। इसमें क्या बेसिकली होता है कि जैसे हमारे आपने देखा होगा कंपनीज में या फिर स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं कि भाई ये घर बनाने का कितना कॉन्ट्रैक्ट है, ठेके पे जिसको बोलते हैं ना, ठेके पे मिला हुआ है काम, बिल्डिंग बनाने का, ब्रिजेस बनाने का, है ना? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना है मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस तरह की जब कॉस्टिंग होती है दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है
कि पूरे पूरे बैच का काम, पूरे पूरे बैच को बनाने का जो काम जिसमें एक तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, तो वो हो जाता है मेरा बैच कॉस्टिंग। जैसे कि स्पेशली आपकी दवाइयों के काम में, कॉस्मेटिक्स के काम में, फॉर एग्जांपल नेल पेंट्स बन रहे हैं, लिपस्टिक्स बन रही हैं, या आपकी मेडिसिन बन रही है, या किसी तरह का कोई ड्रग बन रहा है, या कोई सोल्यूशन बन रहा है, इवन जैसे आपके लाइजॉल वगैरह बनते हैं, इसमें भी हमारी बैच कॉस्टिंग बनती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक और तरीका आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट 3-4 स्टेजेस से गुजरना है, तो हर स्टेज पे, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ में, आपकी काफी तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे स्पिनिंग है, वीविंग है ना आपका, जैसे या फॉर एग्जांपल आप कोई और, मैंने जैसे अभी कार का एग्जांपल दिया था, कार की बैटरी भी बनेगी, कार का इंजन बनेगा, कार की ग्राफिक्स बनेंगे, फिर उन सबको असेंबल किया जाएगा, तो हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट है उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग में ले आते हैं। ठीक है, करेक्ट है? डाउट है या नहीं है? नो मैम। दृष्टि, रितिका, अजहर, नो मैम। अख्तर, अख्तर No, ma'am. पक्का डाउट नहीं है? No, ma'am. चलो, नेक्स्ट वी हैव सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग इट इज द मेथड यूज्ड फॉर कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस, जैसे कि पब्लिक बस चलाना, रेलवे, नर्सिंग होम चलाना, इस मतलब कोई भी, या बैंक चलाना, किसी भी सर्विसेज को देने के लिए जो पैसा लगेगा उसको बोलते हैं सर्विस कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। मल्टीपल कॉस्टिंग में आपके जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बने हैं उसको असेंबल किया, या अलग अलग पार्ट्स बना के फाइनल करके बेच दिया, वो मेरी मल्टीपल कॉस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट होती है, फिर इसको टोटल करते हैं, फिर निकालते हैं कि भैया मेरी इस पर्टिकुलर काम की कितनी कॉस्ट तैयार हुई है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जनरली हम लोग ना इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग मतलब कि मेरे फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा तैयार हुआ है उसके कितनी कॉस्ट आएगी। अब इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग वो होती है जिसमें एक स्पेसिफिक जॉब के पैसे होते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेंट करवाया गाड़ी का, तो उस पेंट कराने के कितने पैसे, या आपने फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस के इंटीरियर्स डिजाइन करवाए, तो वो जो डिजाइनिंग के पैसे है ना वो कितना, मतलब उस जॉब के कितने पैसे हैं, सो दैट इज योर जॉब कॉस्टिंग। और ऐसे मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग मींस जहां पे एक काम को करने के डिफरेंट स्टेप्स को तैयार करना, इकट्ठा करना, उसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी। जैसे कि जैसे इन्होंने दिया, दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड कॉस्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट और एंटिटीज with the total production cost then being allocated to individual units. So process costing is used when large quantities of the same products are manufactured, usually in long-term production runs. Means ये मेरा वो कॉस्टिंग होता है जहाँ पे मेरा लेबर, मटेरियल और ओवरहेड सबको मिला के मेरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाने का, या एक एंटिटी को चलाने का, या बिजनेस को चलाने का, या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने का, वो मेरा जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी माय प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, एक्चुअली अलग अलग बिजनेस ना अलग अलग तरीके अपनाते हैं कॉस्टिंग को बुक्स में लाने के लिए, मतलब एक कॉस्ट निकालने के लिए, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो जिस तरह का नेचर होगा ना बिजनेस का उस तरह का मेथोडोलॉजी यूज होगा कॉस्टिंग बनाने का। ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री कॉस्टिंग। अच्छा, अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होता है स्टॉक, मीन जो भी माल, कच्चा माल लिस्ट या होता है ना आइटम्स का, वही होता है ना? क्या होता है? वो आइटम का लिस्ट होता है ना? हाँ, मीन जो स्टॉक है ना, स्टॉक जी। जो आपका स्टॉक है, चाहे वो आपका फिनिश गुड्स है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका सेमी फिनिश गुड्स है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं अकाउंट्स और फाइनेंस की भाषा में। ठीक है, जी मैम। सो अब इन्वेंट्री को भी करने के ना हमारे पास तरीके होते हैं। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, और एक होता है एवरेज कॉस्ट। ये अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, तो आई गिव यू 5 minutes जस्ट टू रीड, बट विथ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 5 मिनट में एक बार सेल्फ रीड मारोगे, सेल्फ रीड करके थोड़ा सा उसको अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो कि भाई कि लिफो क्या कहना चाह रहा है, ये फीफो क्या कहना चाह रहा है, या ये एवरेज मेथड क्या हो सकता है। इसको पढ़ो, पढ़ के मुझे, मैं फिर आप लोगों से पूछूंगी, फिर मैं बताऊंगी। 5 मिनट है आपके पास, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Guys done? Guys? Yes, ma'am. हाँ अख्तर, अब बताओ मुझे क्या समझ में आया इसमें से? Ma'am, first out means ma'am, like एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज, जिसको बनाने में खर्चा हो रहा है 10 रुपीज। तो पहला जो लॉट है, लाइक पुराना जो कॉस्ट है, लाइक 10 रुपीज, 100 प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपीज खर्चा आ रहा है। और अगर बाद में वही प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपीज बनाने में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में 15 रुपीज अगर खर्चा हो रहा है, तो ओल्ड कॉस्ट इज लाइक 10 रुपीज। तो इन्वेंट Okay, yes, you are quite close. Good. देखो फीफो क्या होता है कि जब भी आपके पास कुछ भी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चीजें आई, आपके पास 10 यूनिट्स आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आपने नंबरिंग कर ली। तो जब आप उस यूनिट्स में से बाहर निकालोगे माल, तो जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट जाएगा, जो सेकंड आया वो सेकंड जाएगा, जो थर्ड आया वो थर्ड जाएगा। मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका पीस आपके स्टॉक में सबसे पहले एंटर कर रहा है वो ही सबसे पहले बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ? ओके मैम। जी मैम। ठीक है, इसमें देखो सीधा सीधा एग्जांपल भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स परचेज एट द ओल्डेस्ट कॉस्ट इज सोल्ड, द नेक्स्ट ओल्डेस्ट कॉस्ट इज असाइन्ड टू सेल्स। मींस आपने फर्स्ट यूनिट फॉर एग्जांपल 10 रुपए का खरीदा था, सेकंड यूनिट मैंने आपने 11 रुपए का खरीदा है। तो जब आप प्रोडक्शन निकालोगे अपनी, तो जो 10 रुपीज वाला यूनिट है पहले वो 10 रुपीज वाला निकलेगा, उसके बाद आपका 11 वाला निकलेगा। ठीक है, तो जब मेरी कॉस्ट तैयार होगी तो भी पहली वाली कॉस्ट जो है वो 10 के हिसाब से तैयार होगी और दूसरी वाली कॉस्ट 11 के हिसाब से। क्लियर हुआ? जी मैम। अब जो लीफो है विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो फीफो को ऑपोजिट हो जाता है। जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा, जो मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री है ना उसको पहले निकालेंगे। ऐसा बेसिकली ना उन प्रोडक्ट्स में होता है जिसमें वो प्रोडक्ट जितना पुराना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट, एक्सपेंसिव और बेटर हो जाता है क्वालिटी वाइज। जैसे आप उसमें एंटिक के पीसेस में देख लो, जितनी पुरानी कोई एंटिक आइटम होगा उतना महंगा बिकेगा। या आप इवन अल्कोहल में लिख सकते हो, अल्कोहल के अंदर कहते हैं ना, अल्कोहल जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है वो, है ना। तो लीफो और फीफो डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड्स ऑन द टेक्निक दैट यू वांट टू फॉलो। आप उसको मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एवरेज कॉस्ट की बात आ जाती है, इसमें हम लोग सिंपली ना मूविंग एवरेज की बात करते हैं। मूविंग एवरेज मतलब जैसे से हमारे पास प्रोडक्ट आता गया, मतलब स्टॉक आता गया, उसका टोटल प्राइस निकाल के, कॉस्ट निकाल के उसकी एवरेज निकाल दी जाती है। मींस अगर आपके पास फर्स्ट यूनिट 10 का है, सेकंड यूनिट 11 का है, थर्ड यूनिट 12 का है, तो ऐसे सबका प्राइस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो पर यूनिट की कॉस्ट में कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी। क्लियर या नहीं? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है। अक्सर आपको भी आया बच्चे? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई वेजिटेबल प्रोडक्ट है, आपको क्या लगता है लीफो यूज करना चाहिए, फीफो यूज करना चाहिए वेजिटेबल्स में? फीफो मैम। क्यों? क्योंकि मैम वेजिटेबल में स्टॉक नहीं कर सकते ज्यादा दिन हाँ तक। वेरी नाइस, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, and for that you have to follow the FIFO method. So as I said, like based on your nature of business, nature of your production, you have to be careful in deciding the business type of methodology that you will follow for the stock maintenance. ठीक है। अच्छा, ये ट्रेडिशनल मेथड्स, प्रोसेस एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सो बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल में
दो कन्वेंशनल कॉस्टिंग अप्रोच होती है जिसमें आपका प्रोसेस कॉस्ट और जॉब कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्ट पूरे प्रोसेस को करने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक जितने स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं उसको करने का जो मेथड होगा उसको टोटल कॉस्टिंग में निकालेंगे। लेकिन जहाँ पे हम लोग जॉब कॉस्टिंग की बात बोले तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में 10 पार्ट हो रहे हैं तो एक पार्ट को करने का कितना कॉस्ट आ रहा है, दैट विल बी योर जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, एक आपके पास एबीसी एनालिसिस या एबीसी मेथड होता है। एबीसी मेथड बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक को 3 भागों में डिवाइड कर देते हो, ए, बी और सी। ठीक है, अब उन ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर हम अपने स्टॉक्स का डिवीजन कर देते हैं उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से। जैसे कि ए के अंदर वो आइटम आ गए जो बहुत महंगे होते हैं और उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप बहुत पैसा लगाते हो, सिक्योर रखने की कोशिश करते हो। अब जैसे एग्जांपल मैं आपके लूं, घर में ले लो, आप अपना गोल्ड कहाँ रखते हो? लॉकर में। लॉकर में। अच्छा, आप अपना कैश कहाँ रखते हो? पर्स में। पर्स में या लॉकर्स में प्लस पर्स हाँ में, हाँ राइट? हाँ हाँ जी अच्छा, मैम। आप आलू कहाँ रखते हो? किचन में ऐसे ही। ऐसे ही, है ना? हाँ। चलो, यही इसी एग्जांपल से हम लोग वो करते हैं। आपने बोला गोल्ड आप लॉकर में रखते हो, संभाल के रखते हो, ठीक है। कैश आप लॉकर में भी रखते हो और अपने पर्सेस वगैरह में भी रखते हो, ठीक है। और आपने जो आलू है वो आपने ऐसे ही रखे हैं, प्याज ऐसे ही रखे हुए हैं। क्यों रखी हुई ऐसे? आपने आलू को लॉकर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आलू इतना महंगा नहीं है ना, हाँ, करेक्ट। कैश जैसा। यानी कि आपके टोटल कॉस्टिंग पे आलू का खर्चा, अगर आलू एक आध खराब भी हो गया तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैश आपने मेजरली मोटा मोटा अपने लॉकर्स में रखा, रेगुलर यूज के लिए आपने पर्स में रखा। आपने वो उसको किचन की बास्केट में क्यों नहीं रखा? किचन की बास्केट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैम चोरी हो जाएगा इसलिए। चोरी हो सकता है, ठीक है, चोरी हो सकता है वो, और वो इम्पोर्टेंट है ना। वो गोल्ड जी से मैम। थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि गोल्ड का तो जरा सा भी 1 ग्राम भी खो गया तो आपका 10,000 का सीधा सीधा या 5,000 का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। 5,000 का नोट फिर भी अगर एक 50 रुपए का नोट खो गया तो एक 50 रुपए का लॉस 5,000 के लॉस से बहुत छोटा है, करेक्ट। लेकिन आलू तो आपको एक आलू तो 5 रुपए का भी नहीं पड़ रहा, है ना। ऐसे ही जब कंपनीज अपने स्टॉक मेंटेन करते हैं, वो लोग एबीसी के अंदर अपने स्टॉक्स की कॉस्टिंग के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से बांट देते हैं। वैसे मोटा मोटा ये आपको कॉस्टिंग के हिसाब से मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो सबसे महंगी चीज होगी ना वो ऑब्वियसली लेस क्वांटिटी में ही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी बनाते हो, है ना, आपका गाड़ी बनाने का काम है। गाड़ी के इंजन, गाड़ी के गाड़ी का इंजन के अंदर आप उसको ए बी सी में से, तीनों में से कौन सी कैटेगरी में डालोगे? ए में से मैम, ए में। क्यों? क्योंकि इंजन सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपके बिजनेस के लिए। अच्छा, मैंने बोला ये उसके स्पेयर पार्ट्स आप किस में डालोगे? बी में डालेंगे। बी में डालेंगे। अच्छा, मैंने उसके ऊपर जो हम लोग जैसे कवर ववर, कार का कवर यूज करते हैं ना, तो पेपर कवर होता है, वो तो सी में डालेंगे। वो सी में डालेंगे। इसका मतलब ये है कि बेस्ड ऑन माय costing I am able to, I should, company basically categorize the costing into 3 parts basis A B C, basis the cost of the product, ठीक है। और उसी को जब आप मेंटेन करते हो तो ए के ऊपर ए को मेंटेन करने के लिए आप ज्यादा स्टॉक वो करोगे, मतलब ज्यादा अमाउंट लगाओगे। बी के लिए आप कम अमाउंट लगाओगे, सी के लिए उससे भी कम अमाउंट लगाओगे, ठीक है।
क्लियर गाइस? जी मैम। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा, लिख लोगे एग्जाम्पल के साथ? जी मैम। ठीक है, ये छोटी चेयर ठीक है, ओके। यहाँ तक मोटा मोटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग और ये सब पढ़ लिया। अच्छा, अब ना मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स बताती हूँ जिसमें ना आपको एग्जाम में आने के, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हम कर चुके हैं, डायरेक्ट लेबर हम कर चुके हैं, है ना। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने में, डायरेक्ट लेबर हमारा जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसमें आपके जैसे वेजेस हैं, इंश्योरेंस है, जो आपकी फैक्ट्री में लगेंगे। ऐसे ही आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो कोई भी कॉस्ट जिसको काम को करने के अंदर जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है, जैसे मशीनरी है, कोई आप कोई दूसरा किसी तरह का आप मटेरियल लगा रहे हो, है ना, कोई आप इंश्योरेंस दे रहे हो वर्कर्स को, कोई आप सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी मेरी कॉस्टिंग का पार्ट आ जाएगा। अब वो आप डिपेंड करता है आपका डायरेक्ट में आएगा या इनडायरेक्ट आएगा, वो बेसिस जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर 10% से ज्यादा की कॉस्टिंग है तो डायरेक्ट में आ जाता है, 10% से कम है तो इनडायरेक्ट में आ जाता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो कॉस्ट हमने मोटा मोटा जितना है ना, जिसमें से थ्योरी वाला पार्ट है वो सब हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको, ये अकाउंटिंग हो गया, आर्ट, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये सारा हम खत्म कर चुके हैं। अच्छा गाइस, मैं आपको ना ये वाली फाइल भिजवा देती हूँ। इसके अंदर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो जो पार्ट मतलब आप इस आपके एग्जाम में आने के अलावा कुछ और भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, पर उसको ना करना मत। तो मतलब जो जो सब्जेक्ट्स या जो जो मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं ना, जो जो सिलेबस का पोर्शन हमने कवर कर लिया है, आप सिर्फ वो पढ़ना। ठीक है, और इफ यू वांट कि मैं इसको रिफाइन कर दूं, तो हम अपनी आगे की जो क्लासेस है ना, एक दो वो भी निपटा के उसके बाद अगर आप चाहते हो शेयर करूँ तो तब शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, मतलब अभी क्योंकि आपके पास टाइम होता है, अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बताओ, आपको टॉपिक्स पता है ना, आपने क्या क्या पढ़ ली, वो आपने नोट डाउन किए हुए हैं ना अपने पास? यस मैम। फिर आप इसमें से आराम से पढ़ लोगे, यस मैम। है ना। लास्ट में जब मैं आपको फाइल भेजूंगी ना, मैंने जैसे वो टॉपिक्स जो आपकी मतलब एग्जाम में नहीं आने या आपके सिलेबस में नहीं, वो उड़ा दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी कुछ डाला हुआ है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके मैम। ये सब अभी तो ये आप लोगों को शायद नहीं आएगा, इसको खत्म कर देना फिर। ठीक है, so I will share this file with Seema and Seema will share it with you further. Okay? ओके मैम। Any question, any doubt? अत्तर पुराने वाले में से कुछ पूछना है? नो मैम। आज एनर्जी डाउन है आज मेरी क्लास की, है ना। आज एक्चुअली हाँ बोलो। इधर लाइट नहीं है, बारिश भी हो रहा है हमारे यहाँ, और मैं गांव में हूँ तो। अच्छा, कहाँ पर हो आप? गांव में। गांव कहाँ पे मतलब? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट माय रेस्ट ऑफ माय क्लासमेट्स? आज तो दृष्टि ने भी बहुत कम बात करी है। नहीं, मैं ना मैम खाना बनाते बनाते बात कर रही थी इसलिए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, देखो जो मैंने आज कॉस्टिंग और आपको ये पढ़ाया ना, इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनेगा, है ना। तो इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जाम्पल, ताकि एग्जाम में घूम फिर के भी आते तो आप बहुत आराम से कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, गुड टू क्लोज। यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। Thank you, ma'am.